गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहा हूँ दोस्त। करंट अफेयर की क्लास लेकर के मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग देखेंगे इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के, उन सभी पर चर्चा कर रहे हैं दोस्त। अगर आप ROR की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, PCS तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 2023 से संबंधित करंट ही पूछे जाने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और अपनी पहली क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, क्या है पहला प्रश्न भैया। 1 जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्हें उस देश के सबसे बड़े नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी UAE। देखिए, अभी हाल ही में जैसे यहाँ पे आपको बैस्टिल डे आपको देख रहे हैं आप, बैस्टिल डे ये कहाँ का है। बेसिकली बैस्टिल डे जो है ये फ्रांस का, इसकी कहानी थोड़ा सा आपको समझाते हैं। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या इसको बैस्टिल डे का फ्रांसीसी चेतना में विशेष महत्व है। फ्रांस की क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 में बैस्टिल जेल पर लोगों ने धावा बोल दिया था। ठीक है, और यहाँ से फिर जो क्रांतिकारी थे उनको आज़ाद कराया गया था। तो बेसिकली बैस्टिल डे का ये महत्व है। बैस्टिल डे पर उपस्थित कौन थे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित थे। अब इनको वहाँ का सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। बात क्लियर दोस्तों, इसको आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लगेगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की घोषणा की है? आइसलैंड, जॉर्डन, म्यांमार या बुल्गारिया। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अभी हाल ही में जो FATF, पहले तो FATF के विषय में आपको जानना पड़ेगा। FATF है क्या? ठीक है FATF है क्या, आपको इसके विषय में जानना है। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। FATF आपसे ये हो सकता है पूछे, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। बात क्लियर है। अब FATF का काम क्या है? FATF का बेसिकली काम जो है वो आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए क्राउड फंडिंग पर एक प्रमुख रिपोर्ट प्रकाशित करना है, और ये उन पर प्रतिबंध भी लगाती है। ठीक है, जैसे एक ऐसी बात समझिए कि FATF एक संस्था है, एक निगरानी संस्था है जो लोगों पर निगरानी रखती है। ठीक है, और उनके नियामक ढांचे में व्यापक कमियों को उजागर करती है कि भाई ये ऐसी कमी है, ऐसी कमी है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ग्रे लिस्ट की बात है, तो एक होती है ग्रे लिस्ट एक होती ग्रे लिस्ट और एक होती ब्लैक लिस्ट। तो भैया ग्रे लिस्ट में बहुत सारे देश समझे। ग्रे लिस्ट में ऐसे क्षेत्राधिकार शामिल होते हैं जो संगठन में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद रोधी वित्त पोषण और प्रसार वित्त पोषण मानकों को पूरा नहीं करते, वो ग्रे लिस्ट में होते हैं। लेकिन जो लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में, इस लिस्ट में रखे गए देशों पर तब तक निगरानी बढ़ाई जाती है जब तक कि उनके नियामक ढांचे में व्यापक कमियों का समाधान नहीं हो जाता। ठीक है, अब बेसिकली बात करेंगे भाई ब्लैक लिस्ट में है कौन कौन कौन, तो प्रमुख रूप से 3 देश हैं। कौन कौन से? एक तो आपका उत्तर कोरिया है, एक आपका ईरान है, और उसके बाद आपका म्यांमार है। कौन है? म्यांमार है। बात क्लियर है। ग्रे लिस्ट में बहुत सारे देश हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को निकाला गया है, लेकिन इसमें शामिल करने की घोषणा किसको की गई है? तो ये आपका देश है बुल्गारिया। ऑप्शन डी क्या बिल्कुल सही जवाब है, इसको शामिल करने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या भैया? तीसरा प्रश्न, दिसंबर 2023 में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी की। इसमें सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? बताइए। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है, और इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है न्यूयॉर्क, जिनेवा,
पेरिस और सिंगापुर। ठीक है, न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो ये तीसरे नंबर का है, 03 नंबर का। अगर हम यहीं पे जिनेवा की बात करते हैं तो जिनेवा भी किस नंबर का है, 03 नंबर का, तीसरे नंबर का है। बात हम पेरिस कर लें तो ये 7वें नंबर का महंगा स्थान है। ठीक है, 7वें नंबर का ये महंगा स्थान है। तो भैया ये हो गया, तो बचता क्या है, सिंगापुर। और सिंगापुर के साथ एक और आप जोड़ लीजिए, जैसे ये दोनों एक साथ हैं, जिनेवा और न्यूयॉर्क, ऐसे ही कभी हो सकता है आपसे सिंगापुर ना दे के ज्यूरिख दे दे। क्या, ज्यूरिख दे दे, तो आपको सिंगापुर और ज्यूरिख दोनों रूप से, दोनों संयुक्त रूप से क्या है, एक नंबर पे हैं, दोनों एक नंबर पे हैं, दोनों को याद रखना आपको। ठीक है, अब यहीं आपसे अगर ये पूछ ले कि भाई सबसे महंगा पूछा, अब यहीं पूछ ले आपसे सबसे सस्ता, क्या पूछे, सबसे सस्ता कौन है। तो भैया सबसे सस्ता जो है वो है आपका दमिश्क। कौन है, दमिश्क है। और ये कहाँ का है, ये ईरान का एक शहर है। ठीक है दोस्त, तो आप अगर आपसे पूछ सबसे महंगा शहर कौन है तो सिंगापुर बताएंगे या ज्यूरिख बताएंगे, और सबसे सस्ता शहर कौन सा है तो दमिश्क है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है दोस्त। कौन रिपोर्ट जारी करता है तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चौथा प्रश्न क्या है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में कितनी अस्थायी नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन बी 15, सी अब 15, ऑप्शन डी 16। बताइए। ठीक है, अभी जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ये रिपोर्ट में भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। अच्छा, नवरत्न कंपनी से आप क्या समझते हैं। देखिए सर, नवरत्न कंपनी से तात्पर्य ये है कि उसके व्यापार में विस्तार और बढ़ोतरी होना, उसके जो रेवेन्यू है, बिजनेस और कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाना। जब नवरत्न बन जाती तो बढ़ जाती संभावना। नवरत्न दर्जे की कंपनी को बाजार की विश्वसनीयता बढ़ाने और बड़े आकार की पीपीपी परियोजना प्रारंभ करने में लाभ होता है। अभी इससे पहले, जैसे अभी पहले हमारे पास 14 नवरत्न कंपनियां थी, लेकिन अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा रेलवे से जुड़ी 2 कंपनियां, एक तो राइट्स लिमिटेड RITES LTD राइट्स लिमिटेड, और इरकान IRCON, दोनों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो अब इस क्रम में नवरत्न कंपनी जो पहले 14 थी, अब इनमें 2 और जोड़ दीजिए, अब कितनी हो गई, अब 16 हो गई। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, ONGC और CF थे, अब इरकान और राइट्स लिमिटेड जुड़ गए। बात क्लियर तो भूलेंगे तो नहीं ना आप। चलिए, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 5वां, नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। बताइए इसका सही जवाब क्या है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग, देखिए नवंबर 2023 में जारी रैंकिंग अनुसार भारत में कितनी कंपनियां हैं। भारत में कुल 72 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, जो वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में किस स्थान पे लेके आती हैं, इसको तीसरे स्थान पे लेके आती हैं। तो आप सोचेंगे भाई जब तीसरे स्थान पे भारत है तो पहले स्थान पे कौन है, तो भैया पहले स्थान पे आता है आपका अमेरिका। कौन आता है, अमेरिका आता है। और अमेरिका में अगर बात करें कितनी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं तो 668 कंपनियां यूनिकॉर्न की है। अब आप कहेंगे सर दूसरे स्थान पे कौन आता है, तो दूसरे स्थान पे आपका आता है चीन। अब भैया चीन में कितनी कंपनियां हैं, कितनी जो है ये है, तो इसमें जो है आप ऐसे समझिए, इसमें करीब जो इसकी इकोनॉमी है उसका 17% जो है वो चीन की यूनिकॉर्न कंपनियां देख रही हैं। ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पर अपना भारत है। भारत जो है ये करीब 72 यूनिकॉर्न कंपनियों होने के साथ साथ तीसरे स्थान पर। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 6ठा नंबर क्या भैया, 6ठा नंबर, एडेल गिव हॉर्न रिपोर्ट, हॉर्न इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। ऑप्शन ए शिव नादर, ऑप्शन बी अजीम प्रेम जी, ऑप्शन सी निखिल कामत, ऑप्शन डी के दिनेश। बताओ भैया। देखिए अगर हम बात करें कि के दिनेश जो इंफोसिस के सह संस्थापक हैं, इसमें इन्होंने प्रवेश प्राप्त किया पहली बार। ये कितना दान करते हैं तो 47 करोड़ रुपए जो है ये दान कर देते हैं। ठीक है दोस्त,
हम निखिल कामत की बात कर लेते हैं। तो निखिल कामत जो है सबसे कम आयु के, सबसे कम उम्र के परोपकारी, सबसे कम उम्र के परोपकारी के रूप में इनको देखा गया। ये जो है एक साल में 110 करोड़ रुपए, 110 करोड़ रुपए जो है ये दान देते हैं। कितना? 110 करोड़ रुपए दान देते हैं। अब अजीम प्रेम जी की बात कर लेते हैं सर। तो ये दूसरे नंबर पे हैं और ये जो है 1774 करोड़ रुपए, 1774 करोड़ रुपए क्या करते हैं? दान कर देते हैं। बात क्लियर है? अब यहीं पे अगर हम शिवनादर की बात कर लें तो ये दान करते हैं 2042 करोड़ रुपए। कितना? 2042 करोड़ रुपए दान करते हैं। तो एक नंबर पे कौन आता भैया? शिवनादर। ऑप्शन ए क्या है? शिवनादर है कौन? तो शिवनादर जो है, आप नाम सुने होंगे, HCL टेक के संस्थापक हैं। ठीक है, तो ये आप जो है आप इनको याद रखिए, शिवनादर को। एक नंबर पे ये आ चुके हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा सन्स के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किसके विलय को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए किंगफिशर, ऑप्शन बी विस्तारा, ऑप्शन सी सिगरेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसकी बात कर लेते हैं कि एयर इंडिया में विस्तारा का जो विलय है इसकी बात कर लेते हैं सर। तो एयर इंडिया का जो विस्तारा ये कंपनी है, इसमें विलय हुआ। अब विस्तारा है कौन? ये भी वो है। तो एयर इंडिया जो टाटा SIA एयरलाइंस TSL है, तो इसका ये भी टाटा सन्स की है, लेकिन ये टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस की जो है इस संयुक्त रूप से ये जो प्रोग्राम था 51 और 49% का। ठीक है, तो अभी इसका विलय जो है इसमें कर दिया गया। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 8वां नंबर क्या भैया? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत किस रेलगाड़ी का परिचालन प्रारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साहिब से दुहाई की यात्रा करके किया? अच्छा प्रश्न है, हो सकता है आपसे ये पूछा जाए। अभी जब हाल ही में राम मंदिर जो वहाँ के रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे की जो अभी घोषणा हो रही थी, उसका उद्घाटन कर रहे थे, तो उसमें भी इस रेल का नाम रखा गया। ऑप्शन ए वंदे भारत, ऑप्शन बी नमो भारत, ऑप्शन सी तरकस, ऑप्शन डी मेगा भारत। बताइए सर। देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में विभिन्न शहरों के बीच तीव्र गति से यात्रा के लिए विकसित किए जा रहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के तहत दिल्ली मेरठ के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच जो है 17 किलोमीटर रूट मार्ग पर रैपिड एक्स ट्रेन का परिचालन किया गया। 21 अक्टूबर 2023 से शुरू किया गया ये परिचालन, और इसका उद्घाटन जो है 20 अक्टूबर को साहिब से दुहाई जाकर के मोदी जी ने किया है। अब आप सोच रहे होंगे साहब इतना कहानी आप बता दिए, तो इसका नाम क्या है? भाई इसका नाम जो है, देखिए अब इसका नाम है थोड़ा सा और कहानी सुन लीजिए। इसका नाम वैसे चलिए हम आपको बता ही देते हैं, इसका नाम आपका नमो भारत है। अब थोड़ा सा और जानिए। आम जनता के लिए इस रूट पर रैपिड एक्स रेलगाड़ी का परिचालन 21 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है और 82 किलोमीटर लंबे मेरठ दिल्ली रूट पर यह परिचालन 2025 में शुरू होने की संभावना है। RRTS गलियारे में चलने वाली रेलगाड़ियों को नमो भारत नाम दिया गया है। ये कहानी पूरी थी। बात क्लियर है? तो ये आपका ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न भैया, विपणन 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए 2275 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 5440 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 1850 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 6425 रुपये प्रति क्विंटल। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अगर हम एक एक करके बात कर लेते हैं, 6425 रुपये प्रति क्विंटल जो है ये मसूर का हुआ है। किसका हुआ है? ये मसूर का हुआ है दोस्त। ठीक है, 5440 रुपये प्रति क्विंटल किसका हुआ है? फिर देखिए 5440 रुपये प्रति क्विंटल जो है ये हुआ है आपका चना का समर्थन मूल्य। किसका? चना का समर्थन मूल्य हुआ है। अब 1850 रुपये किसका वो भी है? तो 1850 रुपये जो है ये जौ का है। किसका? जौ का है। और 2275 रुपये प्रति क्विंटल किसका है? गेहूं का है। तो इसको आप भूलेंगे तो नहीं ना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, है ना,
कि भाई इसका समर्थन मूल्य कितना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो आप ऑप्शन ए क्या लगाएंगे भैया, गेहूं के लिए क्या है, गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका 2275 रुपये प्रति क्विंटल है। बात क्लियर दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 107, ऑप्शन बी 109, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन डी 112। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर लें तो विभिन्न देशों के लिए भूख की स्थिति को मापने वाली ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट गैर सरकारी संगठन जर्मनी के विल्डन गेरलाइफ और आयरलैंड की कंकरिव वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 125 देश भाग लेते हैं, ठीक है। और इस सूचकांक में जो भारत का वर्तमान का स्थान है वो 111वां है, ठीक है। इससे पूर्व 2021 में 128 देशों के हंगर इंडेक्स में भारत 101वें स्थान पर था, 2022 में 121वें नंबर पर था, ठीक है। 121 देशों में 107वें नंबर पर था। अभी जो है इसका स्थान 111वां हो गया। पिछली रिपोर्ट जो आई थी उसमें 107वें नंबर पर था। बात ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसको जैसे अब 112 नंबर पे कौन सा है, 113 नंबर पर, ये हमको नहीं जानना है, हमको ये जानना है कि भारत किस नंबर पे है। तो ये आपका पहले नंबर 111 नंबर पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने किस देश में संवैधानिक जनमत संग्रह का समर्थन किया है? यह देश पश्चिमी अफ्रीका का एक स्थल रुद्ध देश है। इसकी उत्तरी सीमा सहारा के मध्य तक जाती है। अब ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए इसलिए ला रहा हूँ ताकि इसमें अगर आपका कहीं से जियोग्राफी का हित जो है टकराव हो रहा है तो ये सही हो जाए दोस्त, ठीक है। देखिए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए दिया है नाइजर, ऑप्शन बी दिया है सेनेगल, ऑप्शन सी दिया है माली, ऑप्शन डी दिया है मॉरिटानिया। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा सर। देखिए ऐसे प्रश्न जब आपके एग्जाम में आते हैं तो इससे ये तात्पर्य है कि आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रिपेयर कैसे होंगे जब आप ऐसे प्रश्न करेंगे? होता क्या है, हमारे मस्तिष्क में ये डाल दिया जाता है कि सरल सरल प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, जबकि बड़े प्रश्न आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। जैसे वीडियो अभी यूपी पीईटी के एग्जाम में हुआ था तो हमको सारे प्रश्न पढ़ने सर, हमारा माइंड जो है वो एकदम सेट रहे, हमको ऐसे प्रश्न आएंगे तब भी सॉल्व करने हैं। तो भैया इसमें छोटा सा प्रश्न अगर कर रहे हैं हम यही कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मिशन ने किस देश में संवैधानिक जनमत संग्रह का समर्थन किया है, हम ये कर देते हैं। लेकिन हम तो इस देश के बारे में बता रहे हैं। यह देश क्या है, पश्चिमी अफ्रीका का स्थल रुद्ध देश है और इसकी उत्तरी जो सीमा है वो सहारा से मध्य तक है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, हाल ही में किस राज्य के एक प्राइवेट न्यूज चैनल ने लीसा नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये चर्चा में रहा है इसलिए जरूरी हो गया है। तो हाल ही में उड़ीसा के एक प्राइवेट न्यूज चैनल ने जो है लीसा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 13 नंबर, हाल ही में चीन की सहायता से निर्मित 1200 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र चश्मा 5 की शुरुआत इस देश में की गई? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी पाकिस्तान। बताएं सबसे ज्यादा चीन पर, चीन कौन करता है, जैसे दूसरे देश पर, जैसे कभी होता है अमेरिका को याद करता है, कभी होता है चीन को याद करता है, कौन याद करता है भैया? तो ये याद करने वाला कारक जो है नल्ला पाकिस्तान, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, हाल ही में किसके द्वारा कर्ज की दुनिया वैश्विक समृद्धि के लिए एक बढ़ता बोझ नामक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ऑप्शन ए विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका जवाब दें। तो इसका सही जवाब मेरे दोस्त इसका हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कर्ज की दुनिया वैश्विक समृद्धि के लिए बढ़ता हुआ बोझ बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, जुआ, कैसीनो आदि पर कुल कितने % GST लगाए जाने पर सहमति
व्यक्त की गई है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी 28%। देखिए ये सब जो है भाई हमको पता है, या तो 0% होगा, या तो 5% होगा, या तो 12% होगा, 18%, 28%। 28% में जो है ऐसी वस्तु आती हैं जिनका यूज हाई प्रोफाइल लोग करते हैं, मतलब विलासिता पूर्ण जीवन के लिए होता है। किसके लिए? विलासिता पूर्ण। तो भैया विलासितापूर्ण जीवन जब आप जिएंगे तो आपको 28% देना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। इसमें सोचने नहीं, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी, ये सब क्या है? ये तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों से संबंधित पारस्परिक कानून सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन जर्मनी, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमीरात, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है बेल्जियम। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? किसके साथ अभी पारस्परिक कानून सहायता संधि जो है ये की गई है भारत के द्वारा? तो भैया ये करी गई है बेल्जियम के द्वारा। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर। हालिया विस्फोट हुई अविनाश ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऐसे प्रश्न मैं आपसे इसलिए करवा रहा हूँ या ले रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न दिखेंगे और फिर आपको मेरी याद आएगी कि आप करवाए थे। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी पेरू। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अविनाश ज्वालामुखी जो अभी आया हुआ था ये चर्चा में बना था कई दिनों तक। तो ये आया था आपके किस में? पेरू में। कहाँ पे आया था? पेरू जो है वहाँ पे आया हुआ था अविनाश ज्वालामुखी और चर्चा में रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर। भारतीय नौसेना के जहाज INS राणा स्वदेश रूप से निर्मित अपतटीय गश्तीपोत INS सुमेधा ने इस देश के साथ बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जापान के साथ, ऑप्शन सी ताइवान के साथ, ऑप्शन डी फ्रांस के साथ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अगर इसकी बात कर लें सर तो 18 नंबर का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। जो अभी ये हुआ है समुद्री साझेदारी अभ्यास जो हुआ है वो फ्रांस के साथ हुआ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर। हालिया समाचार पत्र में रहा डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसकी बात कर लेते हैं तो जो आपका डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है ये आपके उड़ीसा में अवस्थित है। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न लेते हैं। हाल ही में जारी की गई नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ऑप्शन ए 2035, ऑप्शन बी 2047, ऑप्शन बी 2066, ऑप्शन डी 2075। अभी एक रिपोर्ट आई है। किसकी रिपोर्ट आई है? गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार जो है भारत 2075 तक, तब 2075 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो दोस्त इसी प्रश्न के साथ और इस उम्मीद के साथ कि 2075 में भारत जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं 9 बजे। जय दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।